स्वागत है आपका तर्क IAS चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हमने एक नई इनिशिएटिव को लॉन्च किया जिसका नाम है विजय बैच। विजय बैच में हमने सबसे पहला जो हमारा मोटिव रखा है कि आपका 100% लाना प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में जो भी आपके 100% लाने उसके लिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने उसको फोकस में रखा है। जैसा कि पहला टॉपिक हमने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया है जो मैं ही पढ़ाऊंगा और बेसिक टू एडवांस तक लेके जाऊंगा। तो मैं कौन हूँ? मेरा नाम आशीष है। मैंने यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू दिया है और 1 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिया। तो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद तो मैंने काफ़ी इकोनॉमिक्स के ऊपर इसके पहले भी कुछ लेक्चर भी बनाया, आप जाके देख भी सकते हैं अगर ऐसा कुछ रहेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको कम से कम 10 लाइक करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका पीडीएफ मैं आपको फ्री में दे पाऊंगा, इधर फिर भूल जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला चीज़ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प यू टू थिंक अबाउट द ट्रेड ऑफ योर डिसीजन। ठीक है, ट्रेड ऑफ योर डिसीजन क्या होता है ये? फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक ये प्ले स्टेशन है और दूसरा है आपके पास कि आपको कुछ एक यूटिलाइज करने वाली कोई प्रोडक्ट लेने कि चक्की का मशीन लेना है। अब आप उस टाइम पे अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखोगे कि मैं चक्की का मशीन लूंगा तो मेरे घर पे आटा बनेगा तो मैं कुछ करूंगा, मगर इसके जगह पे अगर मैं प्ले स्टेशन लूंगा तो मेरा टाइम भी जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होगी और आउटपुट कुछ नहीं निकल के आएगा। तो आपने अपॉर्चुनिटी को ध्यान रखते हुए किया। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके तौर पे आपकी पढ़ाई, आप अगर अभी पढ़ोगे किसी दोस्तों के साथ जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पढ़ोगे तो आपको बाद में आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसको ही बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसमें आपकी अपॉर्चुनिटी में आपको प्रॉफिट दिखेगा, आप उस चीज को ज्यादा फॉलो करोगे। ठीक है, बेसिक टर्म्स है ये सब। थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड वांट। एज अ ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें हर चीज अनलिमिटेड चाहिए, मतलब हर चीज इजीली अवेलेबल हो जाए। तो आपको हर चीज चाहिए रहेगी, तो जिसकी जैसे कि आपको हर चीज फ्री में मिल जाए, आपको यूट्यूब पे कुछ भी चीज ऐसे मिल जाए, जितने भी लेक्चर हो आपको फ्री में मिल जाए, तो आपको आपकी इच्छा बढ़ती रहेगी। मगर ये फ्री भी तभी तक आपको अच्छा लगेगा जब तक उसमें कंपटीशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल के टाइम पे कि आज के टाइम पे यूट्यूब पे सब कचरा भरा पड़ा है, सब जन देख रहे हैं। अब मेरा लेक्चर कैसे यूनिक होगा? तो वो आपकी यूटिलिटी के हिसाब से मेरा लेक्चर आपको सूट होना चाहिए, तो आप उस पर्सपेक्टिव में उसको लोगे। समझ गए? तो ये हो गया आपका थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड वांट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। धीरे धीरे आपको इस चीज के ऊपर डिमांड एक अच्छी खासी पकड़ आती रहेगी। उसके बाद है मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? जहां पे प्रोडक्शन, प्राइस और इन्वेस्टमेंट ये प्राइमरीली गाइड करता है किसी मार्केट को रूल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपने एक मोबाइल निकाला है और आपने उस मोबाइल की कीमत 100 रुपया रखी है, सेम टाइम पे दूसरी एक मोबाइल आई है, उसने उसकी कीमत 20 रुपया रखी है, लेकिन आपके मोबाइल में फंक्शन ज्यादा है, इसके मोबाइल में फंक्शन नहीं, कम है। तो आप क्या बता रहे हो? एक तो प्रोडक्ट बता रहे हो, उसकी प्राइसिंग भी बता रहे हो और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के तरीके इसलिए बता रहे हो ताकि उसके अंदर एक क्लियरिटी आ पाए। तो मार्केट हमेशा एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू पे चलता है, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर चलता है। ठीक है, कि कंज्यूमर को क्या अच्छा लग रहा है तो उसके हिसाब से मार्केट वर्क करता है। समझ गया? तो बस मार्केट का सबसे बड़ा काम यही होता है। कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी में क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट करती है प्लान अपनी तरफ से कि डिसीजन लेती है कि क्या प्रोडक्शन होगा, क्या कंजम्पशन होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज का गवर्नमेंट ख्याल रखती है। फॉर एग्जांपल पहले LIC था, LIC के ऊपर गवर्नमेंट ने अपना कमांड रखा था, तो धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज करने लगी, अपने आप को वहां से कमांड से अपने स्टेक को बेच के लाई, है ना। तो फिर वो धीरे धीरे इस तरीके से कमांड इकोनॉमी के बारे में बात होने लगी। तो कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल करती है। तो इसका कोई और भी एग्जांपल है? हाँ, बहुत सारे एग्जांपल है। FPO देख सकते हो, फूड प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती है, उसके अंदर देख सकते हो गवर्नमेंट खुद से कंट्रोल करती है। तो FRPs होती है, MSPs होती है, ये एक टाइप का एक एग्जांपल है कमांड इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? देखिए बहुत सिंपल सा है, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी को ऐड कर दें। इन सिंपल टर्म में जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों एक साथ काम करें। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साथ काम करती है कि RBI ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए अपना मिशन लॉन्च किया, गवर्नमेंट ने स्कीम के थ्रू पे एक सोशल इंक्लूजन लाया, वो गवर्नमेंट का प्लान हो गया, RBI ने इन्फ्लेशन कंट्रोल किया। ये हो गया आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, जहां पे
एक मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी, मतलब गवर्नमेंट और एक सेंट्रल बैंक दोनों इंक्लूड होके एक इकोनॉमी को डेवलपमेंट में हिस्सा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं इक्विलिब्रियम में। मार्केट इक्विलिब्रियम कब डिसाइड होता है? फॉर एग्जांपल के लिए ये हो गया एक, ठीक है, ये आपका, ठीक है, अभी एक डायग्राम है, ये क्या है आपका? प्राइस है, ये क्या है आपका? सप्लाई है। आप समझिए डिमांड हो गई और ये सप्लाई हो गया, डिमांड इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, अब ये प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई कम होगी, क्यों? क्योंकि आप कम लोगे। मगर एक टाइम ऐसा है प्राइस बढ़ के भी रुका है और सप्लाई भी यहाँ पे, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, वैसे ही कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनका सप्लाई यहां से भी स्टार्ट होता है, मतलब प्राइस यहां से स्टार्ट होता है, तो उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया। समझ गए? तो इससे क्या पता चलता है आपको कि मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज है जो सप्लाइड होती है वो इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड एट पर्टिकुलर प्राइस पे होती है, जिससे वो एक डिमांड कर्व शिफ्ट और अपवर्ड और डाउनवर्ड होता रहता है बिकॉज ऑफ प्राइस एंड डिमांड की वजह से। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज थी, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। डिमांड एंड सप्लाई मैं अभी आपको आगे ही समझाऊंगा और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। मोनोपोली, एक मार्केट में सिर्फ एक कंपनी रूल करेगी, उसको मोनोपोली बोल देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कि आपके एरिया में कोई ऐसी एक दुकान होगी जो सब काम कर रही है। इसमें हम कमांड इकोनॉमिक को एक बार ऐड करके देखते हैं। आपके एरिया में कोई म्युनिसिपालिटी है, उस म्युनिसिपालिटी एक है, वही सब काम करिए, आपका रजिस्ट्रेशन, वो उसकी मोनोपोली है और कोई कर नहीं सकता। समझ गए ना? बस ऐसी चीजें होती है। ओलिगोपोली, अब ओलिगोपोली में बहुत सारे छोटे छोटे मार्केट होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपके एरिया में एक पिज्जा वाला है, दो पिज्जा वाला है, तीन पिज्जा वाला है, ये तीन पिज्जा वाले हो गए आपके एरिया में ही है। एक पिज्जा वाले ने डिसाइड किया कि मैं भाई अब स्टफिंग जो करूंगा इसके ऊपर कोई अच्छे से ऑलिव डालूंगा, अगर इसने फॉलो किया तो ये भी करेगा, ये भी करेगा। ठीक है, सिंपल सा। और एक एग्जांपल है आईफोन और सैमसंग। कभी एप्पल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो कभी सैमसंग का अपडेट होता है। तो इससे ये पता चलता है कि कैसे एक मार्केट दूसरे मार्केट को कॉपी कर रहा है, ये ओलिगोपोली के थ्रू पे का होता है। समझिए ओलिगोपोली। तो कुछ बंच ऑफ मार्केट दूसरे को फॉलो करते रहते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए और मार्केट पे पकड़ बनाने के लिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि आपकी ही एरिया में एक पिज्जा हट वाला है, ठीक है, और दूसरा है डोमिनोज वाला। पिज्जा हट ने क्या किया? अपने इंटीरियर को बहुत अच्छा रख दिया। डोमिनोज ने क्या किया? अपने बाहर कुछ ऐसे लोगों को रख दिया कि वहां पे आप जाके सेल्फी पॉइंट बना लीजिए। तो दोनों की एक यूनिक वेराइटी है जो मार्केट में स्टैंड करने के लिए बनी है। उससे ये पता चलता है कि कैसे मार्केट में स्टैंड करके वो अपने ग्रोथ को इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है ना? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दोनों अपने कंपटीशन करते करते अपनी ग्रोथ को भी बढ़ाते तो अपनी क्वालिटी को भी बढ़ाते, वरना उनको पता है कि कंज्यूमर छोड़ के जा सकता है। ये आपका हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। अब आता है डिमांड एंड सप्लाई पे। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? ये आपका लॉ ऑफ डिमांड का ये हो गया आपकी प्राइस और ये हो गया आपका डिमांड। जब जब प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड डिक्रीज होगा, और जब जब प्राइस डिक्रीज होगा तब तक डिमांड इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल के लिए आज आपने 10 रुपए का एक 1 kg पोटैटो लिया, ठीक है, वही पोटैटो आपने इसलिए 10 रुपए का लिया क्योंकि आपकी जेबे में 10 रुपए था, इसलिए आपने 1 किलो लिया। वही कुछ दिन के बाद पोटैटो मिल रहा है आपको 5 रुपया किलो, तो आपने 2 किलो ले लिया। क्यों लिया? बिकॉज ऑफ प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये लॉ ऑफ डिमांड इस चीज को बताता है। तो लॉ ऑफ डिमांड में होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या बोलता है? हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस पे। ठीक है, तो जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है जैसे कि मैंने बताया, और जो गुड्स है वो किसके रिस्पॉन्स पे चेंज होता है? एक प्राइस के रिस्पॉन्स पे चेंज होता है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज होगा, उस हिसाब से डिमांड होता है। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर से नोटिस होता है। और अच्छे से समझने के लिए एक होता है इलास्टिक डिमांड और एक होता है इनइलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड आपको बताता है जब अगर प्राइस चेंज होती है तो क्वांटिटी भी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल के लिए आईफोन का ले लीजिए एग्जांपल।
एप्पल फोन 70,000 का रुपए निकाला है, उसने 10 फोन निकाले, मगर खरीदने वाले सिर्फ 10 लोग हैं, सॉरी 9 लोग हैं, तो उसका एक एक्स्ट्रा हो गया। तो उसको ये पता चल रहा है कि इतना महंगा कोई खरीद भी नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी चीजों को कम करने की अगली बार से कोशिश करेगा। इन इलास्टिक डिमांड में होता है जो प्राइस होती है वो ज्यादा होती है और उसकी जो क्वांटिटी होती है वो एज कम्पेयर टू कम होती है। इसका भी सेम एग्जांपल है एप्पल का। आज के टाइम पे एप्पल का फोन क्यों ज्यादा कर लेना चाहते हैं, क्योंकि वो महंगा मिलता है और अच्छा मिलता है ना। तो बस यही एक एग्जांपल है इसका। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई क्या हो रहा है, क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये रही। और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि अब आपको पता चल गया कि मार्केट में इस चीज की नीडी है, आपको चाहिए ही चाहिए ये चीजें। फॉर एग्जांपल के लिए एप्पल या पटेटो का प्राइस भी इंक्रीज होगा तब भी आपको लेना है, क्योंकि आपके डेली स्टेपल फूड में वो काउंट होता है। सेम चीज यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम करता है। हाउ मच क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड्स चेंज इन रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस चेंज। तो सप्लाई आपका प्राइस पे इम्पैक्ट होकर होता है, मतलब अगर आपका प्राइस कम होगा तो सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, मगर उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है, तो उस पर सप्लाई पे कंट्रोल किया जाता है। समझ गए ना। तो इसमें भी होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई होती है उसको चेंज किया जाता है और वो चेंज डिसाइड होता है प्राइस के थ्रू पे, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी चेंज होती है एज कंपेयर टू प्राइस से, और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हमेशा ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू प्राइस से। उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन तो इसका मतलब क्या होता है इसको और अच्छे समझते हैं कि प्रोडक्ट, पहली बात तो प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपको और अच्छी क्लैरिटी भी मिल जाएगी। देखिए प्रोडक्शन में होता है पहला क्यू आउटपुट हो जाता है आपका, फंक्शन ऑफ एल लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, उस कैपिटल के साथ साथ ऑटोनॉमस कैपिटल आते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस कैपिटल मेरे कहने का मतलब है आपकी मशीनरी और आपका टेक्नोलॉजी जो आप यूज करते हो। ठीक है, अब एल क्या हो गया आपका लेबर सप्लाई इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी, मतलब लेबर सप्लाई आपने कर बढ़ा दिया, आपके पास ज्यादा है तो उनकी सैलरी कम होगी। जैसे कि इंडिया का है जहां पे लेबर सप्लाई कम है और उधर डिमांड ज्यादा है, जैसे यूएस, तो वहां पे सैलरी ज्यादा होगी लेबर की। समझ गए, ये एक सिंपल सा टेक्निक था जो आपको अच्छे से समझाया भी गया है। अब ये सब चीजें क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आपके लिए प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक लैंड ली है, उस लैंड में आपने एक फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री में लगाने के लिए आपको क्या लगा, मशीनरी लगी, फिर क्या लगा, लेबर लगेंगे, लेबर के साथ साथ क्या लगेगा आपका, कैपिटल लगा है। ठीक है, ये तीन चीज आपको लग रही है। इस कैपिटल के लिए आपको क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, या तो गवर्नमेंट करेगी या तो आप अपनी तरफ से पैसा डालोगे। तो इस तरीके से एक प्रोडक्शन यूनिट क्रिएट होती है। इस प्रोडक्शन में लेबर काम करेगा तो ये डिसाइड होगा कि लेबर कितना स्किल्ड होना चाहिए कि अनस्किल्ड होना चाहिए, ये पता चलेगा। उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि वो कंपटीशन कौन सी है, क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये पार्टिसिपेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आप इस तरीके से डिसाइड करते हो। ये सब होने के बाद एक प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। तो एक प्रोडक्ट में टोटल प्रोडक्ट बनेगा, एक एवरेज प्रोडक्ट बनेगा और एक मार्जिनल प्रोडक्ट बनेगा। टोटल प्रोडक्ट में वो सब चीजों को काउंट करेगा, जितनी भी चीजें हैं, हर चीजें आप बना रहे हो, हर चीजें मार्केट में बन रही है। एवरेज प्रोडक्ट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट को लेगा जो अच्छे से देखा जाएगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट में सिर्फ कुछ गिने चुने प्रोडक्ट को अच्छे से रखेगा अपने पास। ठीक है दोस्तों, अब यही चीज को आप समझ सकते हो कि शॉर्ट रन में ये कैसे करेगा और लॉन्ग रन में कैसे करेगा। शॉर्ट रन में अगर लेबर सप्लाई ज्यादा है, कैपिटल कांस्टेंट हो गई है, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड हो गई है, मैंने एक मशीन डाल दी, अब वो मशीन का और ज्यादा यूटिलाइजेशन में नहीं कर सकता, तो लेबर सप्लाई क्या हुई आपकी, तो इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास मशीनरी फिक्स है, तो आपको अब ह्यूमन सोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, जिससे आपको फटाफट रेवेन्यू जनरेट हो। ये शॉर्ट रन के लिए प्लान होता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए खादी इंडस्ट्रीज। ठीक है, सेम चीज है लॉन्ग रन के लिए। कैसा है कि जितनी भी लेबर सप्लाई कम हो जाएगी और कैपिटल मतलब ऑटोमेशन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, क्यों ऑटोमेशन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेशन का ज्यादा इंक्रीज होने का जो पीछे जो सबसे बड़ा वजह है कि आपने अपने फैक्ट्री में मशीनरी की टेक्नोलॉजी और ज्यादा इंक्रीज कर दी, जिससे अब आपको लेबर कम लग रहे हैं।
अब वो मशीनरी का ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, हो सकता है वो 100 साल चले, हो सकता है 70 साल चले, लेकिन धीरे धीरे उसका डेप्रिसिएशन भी तो होता रहता है ना दोस्तों। तो उनके डेप्रिसिएशन पे ये सब चीजें होने लग जाएगी। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको हम लास्ट में करते हैं, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में ले, क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लास पॉइंट है, इसके बाद फिर कल कर लेंगे थोड़ा। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन ऑन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। आपको एक प्रोडक्ट निकालने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक एप्पल का फोन बनाया या सैमसंग का बनाया, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए, आपके उस बनाने के लिए कितनी मशीनरी यूज हुई, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, अब एक मशीन से एक एप्पल का फोन बन गया, किसी एक फैक्ट्री ने उसी एक फोन को बनाने के लिए 10 मशीन लगा दी, तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो उसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसने एक ही मशीन में बनाया तो इसका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हो गया? डिक्रीज। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। समझ गए? बस इतना ही था, इसके अंदर और कुछ ज्यादा नहीं है। एक डायग्राम के थ्रू पे समझाता हूँ, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कैपिटल इंक्रीज हुआ, आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ये कहाँ पे अप्लाई होता है? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में आपको मशीनरी लगती है, ट्रैक्टर्स लगते हैं और भी अदर मशीनरी लगती है, जिससे एग्रीकल्चर के अंदर आउटपुट इंक्रीज करना पड़ता है। तो कैपिटल वहां पे ज्यादा लगा है, वहां पे ज्यादा मशीनरी बनानी पड़ी, जिससे जीडीपी का आउटपुट ज्यादा दिखने लगा। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा कम हो जाता है, कुछ मशीन के पार्ट मिल जाते हैं, कुछ लेबर आ जाते हैं, और यहाँ पे एग्रीकल्चर में ज्यादा कर लेबर थे, तो यहाँ पे मशीन के पार्ट और कुछ लेबर लग गए। सर्विस में अब यहाँ पे आपका आईसीओआर कम होता है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है। यहाँ पे आपने स्किल्ड लेबर को रखा है और मशीन रखी है, कंप्यूटर रखा है, अदर एक्टिविटी के लिए कुछ चीजें रखी है। एआई का जमाना आ गया, अब एआई रखने लग गए हैं। तो इससे ये क्या हो रहा है? ये आपकी आईसीओआर को कम कर रहा है, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। समझ गए ना? अब फाइनल गुड्स के ऊपर चलते हैं। पहला होता है कंजम्पशन। तो गुड्स के दो तरीके होते हैं, एक तो कंजम्पशन गुड्स बनती है और एक कैपिटल गुड्स बनता है। कंजम्पशन जो गुड्स होता है जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लो, मतलब अब आपने सपोज क्लॉथ लेके आए हो तो पहनोगे ही, उसके अलावा तो कुछ करोगे नहीं। उसके बाद फूड लाए तो खाओगे ही, उसके अलावा तो कुछ करोगे नहीं। कैपिटल गुड्स में क्या होता है कि आप उसके थ्रू पे और भी कोई प्रोडक्ट जनरेट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक मशीनरी बना दी है, उस मशीनरी से आप यूटिलाइज कर सकते हो कि उससे आप कपड़ा बना सकते हो, आप उससे कुछ और कर सकते हो एक्टिविटी, तो कैपिटल गुड्स हो जाता है। और ये आ जाता है जेसीबी, जैसे आप जेसीबी से वर्क कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपका ये इंक्रीमेंटल होता है। समझ गए ना? अब एक आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? प्रोडक्ट यूज्ड बाय प्रोड्यूसर एज अ इनपुट इन द प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक स्टील बनाई, वो स्टील किसी कंपनी में गई और उस स्टील से कार बना, ये आपका होगा इंटरमीडिएट गुड्स। समझ गए? तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब इसमें इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है? स्टील है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपने आईफोन बना रहे हो, उस आईफोन के लिए आपको कुछ चिप्स लग रहे हैं, उस चिप को बनाने के लिए कुछ प्लास्टिक लग रहा है, तो इसमें इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगी? प्लास्टिक। उस प्लास्टिक के थ्रू पे बन के जा रहा है। मैं इसके लिए इतना डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि 2021 में यही क्वेश्चन पेपर में आया था। ओके, अब चलते हैं कैपिटल पे। कैपिटल दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है? जो प्रोडक्शन प्रोसेस ओवर लॉन्ग पीरियड के लिए चल जाए, जो काफी समय तक के लिए कोई प्रोडक्ट चल जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए कि आपने एक मशीनरी लगाई है जिससे वो उसका जो लाइफ ड्यूरेशन है वो 60 ईयर्स के है। ठीक है, तो 60 साल तक तो चलेगा। ये आपके लॉन्ग टर्म को देखते हुए बनाया जाता है। एक होता है वर्किंग कैपिटल, जिसमें रिप्लेनिश हो जाता है, वो रेगुलरली हर बार उसको डिस्ट्रॉय, कुछ ना कुछ तो खराबी निकलती रहती है और वो हर बार चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पेपर वर्किंग कैपिटल है, आपके पास आया, आपको यूटिलाइज करके तुरंत देना है, वो तुरंत खराब भी होगा। ऐसे बहुत सारे वर्किंग कैपिटल्स निकल के आते हैं। ठीक है, एक होता है इंटेंजिबल कैपिटल। इंटेंजिबल कैपिटल क्या होता है? जो नॉन फिजिकल इन नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेडमार्क। फिर और कौन सा होता है? ट्रेडमार्क के अलावा जो कॉपीराइट और जितने भी साइंस रिसर्च होते हैं साइंटिस्ट के, वो क्या है? एक इंटेंजिबल कैपिटल है, मगर उससे इकोनॉमिक को बेनिफिट होता है। अब इसका उल्टा टेंजिबल कर दो,
जितनी भी चीज आपको दिखे, और जो स्टैटिक हो वो टेंजिबल हो जाती है। ठीक है, चलिए अब डेप्रिसिएशन पे चलते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो जैसे बताया, टेंजिबल क्या हो जाता है? जो आपके पास स्टैटिक हो। फॉर एग्जांपल के लिए मशीनरी है, ठीक है। अब ये मशीनरी आपने खरीदा है 60,000 में। अब अपने बुक ऑफ प्रॉफिट में या बुक ऑफ लॉस में आप 60,000 एक बार में तो नहीं दिखाओगे, हर महीने महीने दिखाओगे कि भाई इस महीने इतना दिया, इस महीने इतना दिया, इस महीने इतना दिया। इससे बेनिफिट होती है टैक्स में। इसलिए डेप्रिसिएशन जैसे वर्ड को काउंट किया जाता है, ताकि ये पता चलता रहे कि एक मशीन के पीछे हर महीने कितना खर्चा हो रहा है, और उस मशीन के पीछे हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, और हमारा बिजनेस का ड्यूरेशन कितने साल तक रहेगा, जिससे हम गवर्नमेंट से टैक्स बचा पाए। समझ गए? ये एक तरीका है डेप्रिसिएशन का। कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो वो होता है जिसमें आपका कैपिटल डिसाइड करता है कि आपका आउटपुट रेशियो कितना निकलेगा। आपने एक मशीनरी निकाली, उस मशीनरी से 100 कपड़ा बन रहे, तो 100 कपड़ा एक मशीनरी से बन रहा है, ये आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया। तो एक मशीनरी है 100 कपड़ा बना रही है, 10 मशीनरी है 10,000 कपड़ा बना रही है, डिवाइड कर दीजिए, वो आपका आ गया कैपिटल आउटपुट रेशियो। समझे दोस्तों? तो बस दोस्तों हमारी तरफ से इतना ही था। आपको अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, और जितना हो सके उतना हमें सपोर्ट करना कि ऐसे और इनिशिएटिव हम ला पाए। चलिए।